हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सभी स्टूडेंट को ये पहले से भी पता है कि अनअकैडमी हमारा भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। यदि आप अनअकैडमी के साथ जुड़ते हो तो आपको क्या क्या प्राप्त होगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है डेली लाइव क्लासेस, जो मोर देन 40 लाइव क्लासेस पैरेलल चल रहा होता है। फिर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस, यानी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस और अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप है। इस अनअकैडमी लर्निंग ऐप से गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है, या आपके पास एप्पल फोन है तो एप्पल स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। ये ऐसे इंटरफेस खुल के आएगा, तो आपको क्या करना है, इस इंटरफेस के इस चीज को देखते हुए आपको डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को बेहतर करना है। साथ ही साथ अगर थोड़ा सा मेरे बारे में जान लो, मेरा नाम देवी सिंह है। इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑप्शनल, पॉलिटी पीटी के लिए पढ़ाता हूँ, इकोनॉमी पीटी और मेंस के लिए, और हिस्ट्री जो ऑप्शनल वो तो ऑप्शनल है ही, है ना। और टेलीग्राम, ये टेलीग्राम जो है लिंक है, इससे सारे हैंडआउट प्राप्त हो सकेंगे। इसके साथ साथ इसमें से और एजुकेटर हैं जिनसे जुड़ के अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। साथ में कॉम्प्रहेंसिवली सिलेबस को कवर किया जाएगा, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, ऑप्शनल कोर्सेज, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी। करीब इसमें से 16,000 जो कोर्सेज हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें से जैसे हमारे पास कुछ प्लान है, यानी प्लस का, आइकॉनिक का और ऑप्शनल का। ठीक है, तो प्लस के अंतर्गत क्या प्लान है, 1 माह से लगा करके 36 माह तक का प्लान है। एसपीडीएससी 10 ये कोड है, इसको यूज करना है। आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, ये सारी चीजें प्राप्त होंगी। इसके साथ साथ आपको आइकॉनिक में अगेन ये 12 माह से 36 माह तक का प्लान है, 10% डिस्काउंट, एसपीडीएससी 10 या फिर डेबी वाईटी यूज करना है। देवी वाईटी ये दोनों कोड मेरे ही हैं, इनको यूज करके आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सारी चीज तो मिलेगी ही, लेकिन पर्सनल कोच मिलेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि इसके अंतर्गत जैसे कि ऑप्शनल, एज अ ऑप्शनल अगर हम बात करें तो इसमें 1 मंथ से 36 मंथ तक का सब्सक्रिप्शन एसपीडीएससी 10 कोड है। इस कोड को यूज करना है, 10 मंथ तक आपको सब्सक्रिप्शन, सॉरी 10% आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। और आप एज आईएएस एस्पायरेंट, यूपीएससी एस्पायरेंट, मैं बोलूंगा कि 12 से 36 माह सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लॉन्ग लास्टिंग परीक्षा है। अब एक कॉन्टेक्स्ट हेल्ड होने वाला है, इसको आप देखोगे कि 31 ऑफ जैन को तो इसमें आप देखो जो 31 ऑफ जैन को, इसमें से ये 45 मिनट से 60 क्वेश्चंस और 30 कॉम्बैट, 6 सेक्शंस, ये सारी चीजें। इसमें से 1 to 3 रैंकर्स को 3 माह का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और बाउचर का इसमें से 4 to 150 रैंकर्स को क्या मिलेगा, अमेजन का बाउचर मिलेगा 1000 रुपीज का। हमारी कुछ बैचेस हैं 2021 के लिए, 22 के लिए और 23 के लिए डेडिकेटेड हैं। ये बैच हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल हैं। ये जैसे कि बाइलिंगुअल बैच है, ये बैच हिंदी में है, ये बैच इंग्लिश में है, ये बैच बाइलिंगुअल है, अगेन ये हिंदी में, ये इंग्लिश में, है ना। इसके साथ साथ जैसे ये आप बाइलिंगुअल, ये भी हिंदी, ये इंग्लिश, और ये बाइलिंगुअल, ये हिंदी और इंग्लिश में बैचेज हैं। ये आज जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लो, आज इसका रेट ये कंफर्म। तो आज हमें जैन धर्म से स्टार्ट करना है। जैसे कि अगर हम आपको बताएं, कल लास्ट में हमने 2 लेक्चर हो गए हैं। हमने स्टोन एज से यानी वैदिक पीरियड तक, और फिर पोस्ट वैदिक पीरियड और बौद्धिज्म, इसको साथ कवर किया था। अब आज हम जैन यानी जैन धर्म पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलो देखो, महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी जैन धर्म के मूल संस्थापक नहीं थे, बल्कि परंपरा, अगर हम परंपराओं की बात करते हैं तो जैन धर्म को काफी पुराना माना जाता है। इसमें कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर क्या है, तो 24 तीर्थंकरों की संकल्पना मिलती है। इसमें से महावीर स्वामी जो होते हैं वो 24वें नंबर के ही तीर्थंकर माने जाते हैं, या फिर अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ही होते हैं। अब देखोगे यार, हम तीर्थंकरों की अगर बात करें तो ये सभी पौराणिक हैं। जैसे कि फर्स्ट जो है ऋषभदेव या आदिनाथ बोला जाता है, या स्वयंभू कश्यप कहा जाता है। ये मल्लीनाथ स्त्री होती हैं, 19वें तीर्थंकर होते हैं। 22वें अरिष्टनेमी होते हैं, 22वें अरिष्टनेमी होते हैं। अब ये पौराणिक हैं, ठीक है, ये पौराणिक कथाओं में इनका उल्लेख है, इनका मेंशन है। अब ऐतिहासिक की बात करें तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो कि बनारस से आते हैं,
और 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी जो वैशाली से। अब देखो ऋषभ देव नाम की जो चर्चा है ऋग्वेद में मिलती है, इसी वजह से आप देखोगे कि इसको क्या है पौराणिक माना गया है। पुराणों में, ऋग्वेद में, वेदास में इनका उल्लेख है और इनको कहा जाता है कि ये जो ऋषभ देव है ये कहाँ ऋग्वेद में इनकी चर्चा मिलती है और ये अयोध्या के निवासी माने जाते हैं। वहीं जो मल्लीनाथ के बारे में भी ऋग्वेद से ही चर्चा मिलती है और मल्लीनाथ को एक स्त्री तीर्थंकर के रूप में दिखाया जाता है। देखो हम पार्श्वनाथ से परिचय और उनके विचारों के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जो पार्श्वनाथ बनारस के एक राज परिवार से, राजघराने से संबंधित थे। इनके पिता का जो नाम था वो अश्वसेन हुआ करता था और इनकी माता बामा देवी थी। क्या थी? बामा देवी थी। प्रभावती से इनका विवाह होगा और इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग करके ये निर्वाण स्थल यानी पार्श्वनाथ पहाड़ी जो कि झारखंड के क्षेत्र में पड़ती है, पार्श्वनाथ पहाड़ी को ये क्या करते हैं? चुनते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। अब पार्श्वनाथ के कुछ दार्शनिक विचारों की बात करें तो इनका दार्शनिक विचार चतुर्याम कहलाता है। क्यों? क्योंकि इनके 4 इनमें से विचार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 विचार देते हैं, इस वजह से चातुर्याम कहा जाता है पार्श्वनाथ के विचारों को। पहला है अमृषा। अमृषा मतलब झूठ नहीं बोलना है, किसी के साथ झूठ नहीं बोलना है, कोई भी किसी प्रकार से हमें मतलब झूठ का सहारा नहीं लेना है। अब अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना है, वोलेशन नहीं करना है, वायलेंस नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी यानी झूठ नहीं बोलना है, हिंसा नहीं करना है। आस्तीय यानी चोरी नहीं करना है और अपरिग्रह संपत्ति का संग्रह नहीं करना है, संपत्ति को होल्ड नहीं करना है। इसके बाद आप देखोगे एक और जो विचार है वो 5वां विचार महावीर स्वामी जी के बाद यानी जो जोड़ा जाएगा महावीर स्वामी और इसको ब्रह्मचर्य इसी में जोड़ दिया जाएगा। इसी को पंच महाव्रत कहा जाएगा। जब महावीर स्वामी जी का 5वां विचार जुड़ जाएगा ब्रह्मचर्य, तो इन्हीं को फिर सब मिला करके कंपोजिट रूप से इसको क्या कहा जाएगा? पंच महाव्रत कहा जाएगा। इसके बाद आप देखोगे पार्श्वनाथ के समय ही जैन संघ की नींव पड़ चुकी थी। पार्श्वनाथ को संघ के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए जाना जाता है। इनके समय में भारी संख्या में महिलाओं ने भी जैन धर्म को ज्वाइन किया, अपनाया और इसी समय आप देखोगे जो पुष्यचूला नामक जो स्त्री है ये संघ की अध्यक्षा यानी चीफ भी बनाई जाती है। इनकी चर्चा मिलती है पुष्यचूला की। वहीं महावीर स्वामी से परिचय, तो देखो जो महावीर स्वामी इनका जो नाम है वर्धमान रहता है। ठीक है, नाट पुत्र। अब बुद्ध ने इन्हीं के समय पे बुद्ध ने इन्हें इसी के नाम से पुकारा था, नाट पुत्र। ठीक है ना, और निग्रंथ यानी ये वस्त्र धारण नहीं करते थे तो इस वजह से निग्रंथ नाथ भी कहा गया है। केवली, क्योंकि ये देखेंगे कैवल्य जो कैवल्य रूपी सर्वोच्च ज्ञान के रूप में इन्हें केवली कहा गया क्योंकि इन्हें कैवल्य प्राप्त हो जाता है। और जीन यानी जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सके, जो इंद्रियों में जीत जाने की वजह से जीन, तो इनके ये सारे क्या हैं? नेम हैं। इसके साथ साथ इनके जो पिता का नाम है वो सिद्धार्थ होता है, इनकी माता का नाम त्रिशला होता है। ये लिच्छवी के राजा चेटक की बहन होती है इनकी माता। इनका जो वंश है वो ग्रातक कुल के घराने से आते हैं। ये इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्री का नाम प्रियदर्शना होता है। ज्ञान स्थल है झिम्बिका गांव, ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है। झिम्बिका गांव ऋजुपालिका के तट पे। प्रथम शिष्य जमाली होते हैं और महावीर के दामाद भी होते हैं। महावीर अपनी बेटी का शादी यानी इन्हीं से करते हैं। प्रथम शिष्या चंदना होती है, प्रथम शिष्या महावीर की चंदना होती है। निर्वाण स्थल इनका कहा पावापुरी बिहार और मृत्यु स्थल 468 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जन्म स्थान की अगर हम जन्म स्थल की बात करें तो वैशाली कुंडग्राम 540 BC। ओके, यहाँ तक चीजों को देखा। अब जैन धर्म में अनिवार्य कार्य, तो देखो आप अगर जैसे कि ज्ञान प्राप्ति के लिए पंच महाव्रत का पालन करना जरूरी है, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी आपको पहले से थे, 5वां इसमें ब्रह्मचर्य जोड़ दिया जाता है महावीर स्वामी के द्वारा। साथ ही साथ त्रिरत्नों में विश्वास करना होगा, यानी सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म। वहीं 10 शील का आचरण भी फॉलो करना होगा, ये आचरण होता है। तो इसमें दार्शनिक समस्या
समस्याओं पे कुछ जैन विचार हैं, जैसे कि जैनिज्म में ईश्वर की सत्ता को नकार दिया जाता है, कहते हैं ईश्वर नहीं होता है। ये वेदों की सत्ता को भी नकारते हैं, ये कर्म कल फल को अपनाते हैं और आत्मा जीव और अजीव, अभी देखेंगे जीव और अजीव को लेकर के आत्मा में इनका वो है। वहीं पुनर्जन्म में देखेंगे ये पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं। और जगत विचारों में जैसे कि यांत्रिक व्याख्या, प्राकृतिक नियम, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। मैंने बताया जो ईश्वर के अस्तित्व को ये क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, वेद की सत्ता को भी अस्वीकार कर देते हैं और कर्म फल में विश्वास करते हैं। आत्मा को मानते हैं, ये महावीर स्वामी आत्मा को मानते हैं। जीव कहते हैं आत्मा है और अजीव भौतिक संसार है, अजीव भौतिक संसार है। इसके साथ साथ देखो प्राकृतिक नियम तो ये बोलते हैं कि देखो ये जो पूरा टाइम पीरियड है, ये जो फेज है, एक उत्थान का टाइम होता है, इसको उत्सर्पणी कहा जाता है, उत्थान के टाइम को, और एक पतन का टाइम होता है, इसको अवसर्पणी कहा जाता है। क्या? उत्थान के टाइम को उत्सर्पणी और पतन के टाइम को अवसर्पणी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी सारी चीजें। अब इसके अंतर्गत आप देखोगे जो अनेकांतवाद और जो स्यादवाद का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो अनेकांतवाद जैनियों का तत्व मीमांसीय विचार है, ये तत्व मीमांसीय विचार है। इसके अनुसार विश्व में अनेक वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु में अनंत गुण हैं, अनंत उसके गुण और कर्म हैं। जैनियों का बहुलतावादी दर्शन है, एक तरीके से अगर आप ये कहो तो ये बहुलतावादी दर्शन है। कॉजल प्रिज्म को ये बताने की कोशिश करते हैं कि एक जो घटना है उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं और एक वस्तु के लाखों करोड़ों गुण होते हैं, अनंत गुण होते हैं। यह अनेकवाद का ही जो अनेकावाद है, अनेकांतवाद, तो उसी का ज्ञान मीमांसीय वर्णन है। इसमें यह माना जाता है कि सत्य निरपेक्ष नहीं होता है, सत्य एब्सोल्यूट नहीं होता है, बल्कि यह सापेक्ष होता है, ये कंपैरेटिव होता है। इसका स्टडी कंपैरेटिव अकाउंट के रूप में होता है। प्रत्येक स्थान और काल में इसका दृष्टिकोण एप्टीट्यूड देखने का डिफरेंट हो सकता है। सत्य अलग अलग रूप में हो सकता है, जैसे कि हाथी और अंधे के रेफरेंस में, कि हाथी को अंधा, अगर जो अंधा व्यक्ति है तो हाथी को किस रिगार्डिंग दिखता है, तो वो भी उसका सत्य है। इस वजह से जो सत्य है यह अलग अलग हो सकता है। इसी वजह से स्यादवाद सत्य भंगी सिद्धांत दिया गया है। ठीक है ना, तो यहां तक आपने देखा जैनिज्म के बारे में। अब जैन परिषद थोड़ा सा देख लो कि जैन परिषद क्या है। देखो जैन परिषदें हैं तो स्थल पाटलिपुत्रा में 297 बीसी, शासक चंद्रगुप्त मौर्य, अध्यक्ष स्थूलभद्र, भाषा प्राकृत, विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर। वहीं बल्लवी गुजरात 512 एडी, भानुगुप्ता, मैत्रक वंश, देवदत्त श्रमण, प्राकृत भाषा, और ये तब भी जारी रहता है। तो यहां तक आपने चीजों को देखा। अब इसके साथ साथ हम क्या देख लेते हैं, जैन हमारा कंप्लीट हुआ। देखो पीटी के लिए मोर देन सफिशिएंट है, पीटी के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। अब इसके साथ साथ हमें क्या देखना है, आगे हमें मेंस कह रहा हूं, हमें मॉडर्न पीरियड, मौर्य काल देखना है। ठीक है, तो चलो मौर्य काल पे हम थोड़ा सा नजर डाल। तो हमें अपना भारत पर आक्रमण देखना है, जो भारत पर बाह्य आक्रमण होता है, विदेशियों का आक्रमण होता है। तो चलो भारत में विदेशियों के आक्रमण के बारे में थोड़ा सा देखें। एक तो ईरानियों का आक्रमण, जैसे इसमें दारा फर्स्ट और डेरियस फर्स्ट के बारे में देखेंगे। वहीं मेसोडोनियाई आक्रमण के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो देखो जो ईरानियों का आक्रमण है, ये ईरान के क्षेत्र से आते हुए इन्हें ईरानी शासकों को अखमनी भी कहा गया है, और ये शासक 500, ये जो ईरानी है ये 516 बीसी में आक्रमण करते हैं भारत के क्षेत्र में। अब देखो भूमध्य सागर से होते हुए ये इस क्षेत्र पे आएंगे, और ये मैसिडोनियाई जो आक्रमण है, सिकंदर का आक्रमण है 326 से 327, ये यूनान के क्षेत्र से और भूमध्य सागर होते हुए और ये इंडिया पे, यहाँ पे इस क्षेत्र पे क्या करेंगे, आक्रमण करने की कोशिश करेंगे। अब ईरानियों के आक्रमण के बारे में और इनके प्रभाव के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए जो ईरानी है ना, ईरानी शासकों को पार्सियन और अखमनी भी कहा गया है, इनको अखमनी और पार्सियन भी कहा जाता है। यूनानी लेखक जो हिस्ट्री के पिता हैं, जो इतिहास के पिता जिन्हें कहा जाता है, वो बतलाते हैं, यानी हेरोडोटस ये कहते हैं कि 516 बीसी में ईरानी शासक डेरियस फर्स्ट ने भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से पे आक्रमण कर देते हैं।
और इन्होंने जो सिंध पंजाब के इलाके को जीत करके अपना 28वां प्रांत बना लेंगे। और यह इलाका जनसंख्या को लेकर के और धन को लेकर के काफी ठीक ठाक होता है, धन धान्य से भरा हुआ होता है, परिपूर्ण होता है। यहाँ ईरानियों को 360 टैलेंट यानी मापक ये होता है, तो इसमें से प्रतिवर्ष राजस्व के रूप में प्राप्त होता था इस क्षेत्र से। आप अंदाजा लगा सकते हो, ये जो सोने का मतलब ये जो टैलेंट है ये सोने का होता था, तो ये बड़ा क्षेत्र इससे यानी पैसा वैसा और धन धान्य से भरा हुआ था। थोड़ा सा देखो राजनीतिक प्रभाव के बारे में, तो राजनीति पे ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं ईरानियों का पड़ता है, लेकिन विद्वानों का मानना है कि ईरानी शासक अपने साम्राज्य को प्रांतों में बांटकर शासन करते थे। और बाद में जब मॉडर्न पीरियड आएगा आप देखोगे कि वहां भी कहीं ना कहीं जो मॉडर्न्स हैं, ये जो शासक है मॉडर्न पीरियड के शासक होंगे, वो भी अपने राज्य को क्या करेंगे, प्रांत में बांट करके और वहां गवर्नर नियुक्त करेंगे। जैसे कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अशोक किस क्षेत्र के गवर्नर हुआ करते थे, या फिर उनके बेटे किस क्षेत्र के गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है। इसके बाद आर्थिक प्रभाव की बात करें तो भारत तथा ईरान के बीच जो व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला। और कुछ विद्वानों का, हिस्टोरियंस का मानना है कि जो इसमें से जैसे सिक्कों का प्रभाव भारतीय सिक्कों पर भी धीरे धीरे देखा जाएगा, इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो सांस्कृतिक प्रभाव में जैसे ईरान और भारत के बीच विचारों का आदान प्रदान होना शुरू हो जाएगा। इसमें से ईरान की जो अरामाइक लिपि बाद में भारत में काफी प्रचलित होगी, और इसी प्रकार ईरानी कला का भी प्रभाव भारत में पड़ेगा। जैसे कि हम इसी कला के कंधार कला को देखेंगे तो ईरानी कला का ही असर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ भारतीय हिस्से में अब देखो, अब हम थोड़ी सी सिकंदर के बारे में देख लेते हैं। जो सिकंदर है ना, तो भारतीय हिस्से मतलब एक महत्वपूर्ण हिस्से में जो आम्बी और पोरस में इनकी लड़ाई होती है। और ये जो आम्बी है तक्षशिला का शासक हुआ करता था। ये आम्बी और पोरस से लड़ाई होगी, महत्वपूर्ण लड़ाई मानी जाती है। ये जो आम्बी होता है ये तक्षशिला का शासक होता है। तक्षशिला जो सिंधु नदी है और झेलम के बीच का क्षेत्र में स्थित होता है। ठीक है। तो सिकंदर ने पराजित करके, और जो पोरस है वो झेलम और चिनाब के बीच का जो क्षेत्र है, देखो अम्बी को भी यहाँ और यहाँ पोरस को, तो झेलम और चिनाब के बीच के जो क्षेत्र है ये पोरस, तो यहाँ पोरस को भी, जो पोरस है इसके बीच सिकंदर और इसके बीच एक लड़ाई होगी और एक काफी इंपॉर्टेंट युद्ध होगा। पोरस हार जाएगा, पोरस हार गया, और इसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर इससे पूछा जाता है कि आप कैसा बिहेवियर चाहते हैं, आपके साथ कैसा सलूक किया जाए। तो ये कहते हैं कि देखो एक राजा के साथ जैसा सलूक होना चाहिए वैसा मेरे साथ सलूक होना चाहिए। तो इनने मतलब कि जैसा कि अपोनेंट राजा के साथ सलूक होना चाहिए वैसे सलूक होना चाहिए। इनकी बहादुरी से प्रसन्न होकर इनसे दोस्ती कर लेगा सिकंदर, और सिकंदर ने पोरस को उसका जो राज्य है वो क्या कर देगा, वापस कर देगा अपना मित्र बना करके। और सिकंदर आगे वो कूच करने की कोशिश करेगा। तो ब्यास के तट पे जब ये पहुंचेगा, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके कई कारण होते हैं। भारतीय हिस्से में इस समय बरसात और ये सारी चीज चल रही होती है, साथ में इस हिस्से में 19 महीने ये क्या है, रुक जाता है। तो ब्यास के आगे हमला नहीं कर पाता है। इसके कई कारण हैं, जैसे कि कई कारण से समझा जाता है। दीर्घकालिक कारणों में जो सेना है वो लंबे समय तक लड़ रही थी, तो ये भी कारण है। वही तात्कालिक कारण मौसम संबंधी कारण है, क्योंकि यह जो क्षेत्र है वो नदियों का क्षेत्र है। और यहाँ पे आप देखोगे कि कीचड़ और बीमारी जैसी चीजें थोड़ी सी ये थी, और जो यहाँ के लगातार सैनिक युद्ध लड़ी रहे थे, तो वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। इनने एक तरीके से ये समझो कि हाथ डाल दिया था, मतलब हाथ खड़े कर दिए थे। ठीक है। जो तात्कालिक रूप से सेना द्वारा इंकार किए जाने के बाद वह ब्यास से वापस ही लौट जाएगा। सिकंदर कहाँ से, ब्यास से वापस लौट जाएगा। भारतीय हिस्से में कई सारे नगर बसाए, जैसे कि सिकंदरिया जो काबुल के पास है, और वाउफी किला जो झेलम के तट के पास है। ये कुछ मुख्य क्या है, स्थल है, मतलब कुछ शहर है। भारत में नगरीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। अब सांस्कृतिक प्रभाव में देखते हैं। चिंतन के स्तर पर भारत और यूनान एक दूसरे से प्रभावित हुए। भारतीय ज्योतिष कलाओं पर यूनान का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। और भारत की ज्योतिष पे आप देखोगे तो एक पार्ट पूरा पूरा यूनानी देखने को मिलता है। वहीं इतिहास निर्माण में भी सहायक, जैसे कि सिकंदर के सेना के साथ कई लेखक और दार्शनिक भी भारत आते हैं, और अपने वतन वापसी के बाद उन्होंने भारत विषयक जानकारी छोड़ रखी है।
जैसे कि प्राचीन भारत पर आधुनिक इतिहास लेखन में सबसे काफी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट समझा जाता है। तो ये बाहरी आक्रमण है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पीटी के लिए आप पढ़ रहे हो, जब मेंस और ऑप्शनल के लिए मैं पढ़ाऊंगा तो इसमें डिटेल और पूरा 2-2 दिन का डिस्कशन होता है, मतलब 4-4 घंटे का डिस्कशन होता है एक एक उस पे, ठीक है। लेकिन पीटी के लिए मोर देन सफिशिएंट है। देखो आपको स्ट्रेटजी ढंग से पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ये जरूरी है, ठीक है। अब चलो मौर्य साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इसमें से हम मौर्यों के बारे में जानने के स्रोत देखेंगे, सोर्सेज, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। फिर मौर्य शासकों को देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, अशोक के उत्तराधिकारी जो होंगे। इसमें से राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति यानी संस्कृति, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड ये मौर्य साम्राज्य का 321 से 185 बीसी माना जाता है। चलो देखते हैं। अब देखो ये मैप है भारत का, यहाँ पे देखो, और ये कलिंग जो उड़ीसा के क्षेत्र में पड़ता है। मौर्य इतिहास के कुछ जानने के स्रोत हैं, ठीक है। जरा पहले इस पे नजर डालते हैं। देखो साहित्यिक स्रोतों में कुछ गैर धार्मिक स्रोत हैं, कुछ धार्मिक स्रोत हैं और विदेशी विवरण हैं। वहीं पुरातात्विक स्रोतों में जैसे उत्खनन के बाद कुछ सिक्के हैं और अभिलेख हैं। अभिलेख जैसे अशोक के पूर्व के अभिलेख कुछ होंगे और अशोक के बाद के अशोक के अभिलेख होंगे, ठीक है। इनसे भी मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। हम गैर धार्मिक जो स्रोत है जैसे अमुदरा यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त ने करी थी। यह संस्कृत साहित्य है, ये क्या है, संस्कृत साहित्य है, जो कि 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में ये बटा हुआ है। यह मूलतः एक ग्रंथ है जो कि ये राजनीति प्रशासन पे लिखा गया है, लेकिन इसका नाम अर्थशास्त्र है। आधुनिक समय में इसकी खोज आर शर्मा शास्त्री, ध्यान से सुनिएगा, आर शर्मा शास्त्री ने करी थी। 1905 में मैसूर में ये किया गया था और यह मौर्यों का इतिहास जानने का एक इंपॉर्टेंट सोर्स में से एक है। अर्थशास्त्र को राजनीतिक यथार्थवाद की पुस्तक माना जाता है। इसमें एक राज्य को जीतने और उसे बनाए रखने के लिए तमाम ऐसे हथकंडे, तमाम ऐसे इशारे किए गए हैं, तमाम ऐसे नियम बताए गए हैं। अब अर्थशास्त्र में जो राज्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण सप्तांग सिद्धांत दिया गया है। देखो इसके अनुसार एक राज्य के लिए 7 तत्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है, 7 तत्व होना आवश्यक है। जैसे राजा यानी स्वामी राजा, जनपद जनसंख्या और उसका क्षेत्र, अमात्य यानी मंत्री और उसके उच्चाधिकारी, कोष यानी खजाना, दुर्ग यानी किला फेंसिंग, बल सेना और मित्र सहयोगी, इनकी इसमें बहुत चर्चा मिलती है। दूसरा मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त द्वारा लिखित और गुप्ता काल में लिखित, इसके भी बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। 10 कुमार चरित्रम, इसमें दांडिन को गुप्त काल की है। और राज तरंगी कल्हड़ 1200 ईडी, इसमें भी कश्मीर के इतिहास का ग्रंथ पाया जाता है। अब इसके लेखक जो कल्हण है, इसमें अशोक को श्रीनगर का संस्थापक भी बताते हैं राजतरंगी में, ठीक है ना, राजतरंगी में। अब धार्मिक स्रोतों की बात करते हैं। देखो ब्राह्मण साहित्य हो गए, बौद्ध साहित्य हो गए और जैन साहित्य हो गए। ब्राह्मण साहित्य में पुराण, धर्मसूत्र, बौद्ध साहित्य में कथावस्ती, मोगलीपुत्र और मिलिंद पन्हो, नागसेन का, ठीक है, और कुछ जातक कथाएं हो गई। वहीं जैन साहित्य में कल्पसूत्र, वशिष्ठ पर्वन हेमचंद्र का और कल्पसूत्र भद्रबाहु का। देखो ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार जो मौर्य हैं ये शूद्र हुआ करते थे, और बौद्ध और जैन के अनुसार जो ये मौर्य हैं ये क्षत्रिय हुआ करते थे। ये क्या है, क्षत्रिय हुआ करते थे। पीटी में इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब विदेशी विवरण, तो जैसे कि विदेशी विवरण में हम देखेंगे कि सिकंदर के जो समकालीन लेखक जैसे निर्याकस, एरिस्टोबुलस, क्रेतस और मेगास्थनीज की जो इंडिका से इससे जानकारी मिलती है। उत्तर मौर्यकालीन जो लेखक है प्लिनी, स्ट्राबो, जस्टिन टॉलेमी, प्लूटार्क, इन सभी से इनकी बहुत सॉरी यानी मॉडर्न पीरियड की जानकारी प्राप्त होती है। देखो मेगास्थनीज जो है ये सीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हुआ करता था। ये क्या है, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हुआ करता था। यह 304 से 299 बीसी के बीच पाटलिपुत्र के दरबार में रहता है। मेगास्थनीज की इंडिका जो मौर्यों के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है।
विशेष रूप से इसमें से नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन, इन दोनों मामलों में मेगस्थनीज 30-30 समितियों के माध्यम से प्रशासन चलाने की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, और इनकी जानकारी मेगस्थनीज से मिलती है। किससे? मेगस्थनीज से मिलती है। देखो, इंडिका की कुछ सीमाएं भी हैं। कैसे? कि मेगस्थनीज कहता है कि भारत में 7 जातियां हैं, भारत में अकाल नहीं पड़ता है, जो कि ये काफी हास्यास्पद है। कहता है दास प्रथा नहीं है, जो कि दास प्रथा भी थी। तो भारतीय लिखना नहीं जानते। दूसरा ये कहते हैं कि भारतीय लिखना नहीं जानते। अरे हम लिखना तो जाने, कब से जानते। तो इस वजह से ये थोड़ी सी ना, इसमें इसकी कुछ लिमिटेशंस है। हम दूसरे स्रोतों की समीक्षा करते हैं तो मेगस्थनीज कई बिंदुओं पर गलत साबित हो जाते हैं। इसके चलते विदेशी होने के कारण वह कई चीजों को समझ नहीं पाए ठीक से। तो इनकी कुछ इंडिका की लिमिटेशंस भी है। अब पुरातात्विक स्रोतों में जैसे पिपरवा लेक जो बस्ती यूपी में, ठीक है। एक और लेक है, ये लेक जो कलश पर खुदा हुआ, इसमें स्तूप बनाकर बुद्ध के पूजा की चर्चा करी गई है। लेख की जो भाषा है पिपरवा की, ये प्राकृत है। क्या है? ये प्राकृत है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि ये लिपि इसमें से ब्राह्मी है, और भारतीय उपमहाद्वीप में पढ़ा जाने वाला ये सबसे प्राचीन लेख है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पढ़ा जाने वाला प्राचीन ये महालेख है, ठीक है, लेख है। महास्थान जो बोगरा जिला सॉरी बांग्लादेश, बांग्लादेश से पहले तो पाकिस्तान ही हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान। इस लेख में अकाल के समय मौर्यों के अधिकारियों के द्वारा राहत पहुंचाने के कुछ निर्देश दिए गए हैं, और इसकी भाषा पूछा जाएगा पीटी में तो प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है। वहीं सहगौरा उत्तर प्रदेश गोरखपुर में पड़ता है। यह लेख ताम्रपत्र पर खुदा हुआ है। इस पर 2 राजकीय अन्नागारों के भी चित्र बने हुए हैं। इसमें भी अधिकारियों को अकाल के समय राहत कार्य करने के कुछ निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। अब मौर्य शासक, अब चलो हम आते हैं मौर्य शासकों के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, इनका टाइम पीरियड 321 से 275 बीसी। ग्रीक लेखकों ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा। ग्रीक लेखकों ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा। ये राज्य के संस्थापक है। सेल्यूकस से युद्ध होगा, और जैन धर्मानुयायी हैं। ये जैन धर्म को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे, जैन धर्म के अनुयायी होंगे। आप देखोगे जो राज्य का संस्थापक यानी यानी चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य राज्य के संस्थापक यानी महान विजेता और कुशल सेना नायक के रूप में जाना जाता है। उसने पश्चिमोत्तर इलाके में कई कबायली लोगों की भर्ती करके एक विशाल सेना खड़ी करी, और अंतिम शासक घनानंद का तख्ता पलट करते हुए अपने राज्य को स्थापित कर लिया। प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त की 6 लाख की सेना पूरे भारत को रौंद डाला। इसी प्रकार जस्टिन भी लिखता है कि सिकंदर के जो भी विजित क्षेत्र थे, शीघ्र ही वो स्वतंत्र हो जाते हैं, और वह चंद्रगुप्त उन पे अधिकार कर लेता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी जो 6 लाख की सेना का ये है, ये थोड़ा सा एक एग्जैजरेटिंग आंकड़ा है, क्योंकि कई जगह इस 6 लाख की सेना थोड़ा सा एग्जैजरेटिंग आंकड़ा फील होता है। इस सेल्यूकस से युद्ध की बात करें तो जब चंद्रगुप्त राज्य का विस्तार कर रहा था, सिकंदर के विजित प्रदेशों पर अधिकार को लेकर के सीरिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर जो होते हैं, वो चंद्रगुप्त के बीच सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच क्या हो जाता है? एक युद्ध हो जाता है। इसकी चर्चा एकमात्र एपियानस करता है। युद्ध में चंद्रगुप्त विजेता बना, लेकिन दोनों में एक संधि हुई, जिसमें से कुछ बातें करी गई। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को सिंधु पार का जो 4 क्षेत्र है, 4 प्रदेश हैं। एरिया हेरात जो अफगानिस्तान के ऊपर वाला क्षेत्र है आज भी, जेड्रोसिया जो बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र है, पाकिस्तान के नीचे वाला हिस्सा। बलूचिस्तान की हमेशा से अलग होने की मांग पाकिस्तान से चलती रहती है। फिर अराकोसिया ये गांधार यानी अफगानिस्तान का क्षेत्र है, और इसमें से पेरोमोफिसदाई यानी ये काबुल, ठीक है, अफगानिस्तान। तो इन चारों क्षेत्रों को कहा ये चंद्रगुप्त वापस कर देता है। अब चंद्रगुप्त ने भी सेल्यूकस को बदले में 500 हाथी उपहार में दे देगा, और संधि के तहत एक ग्रीक राजकुमारी का विवाह मौर्य शासक चंद्रगुप्त से हो जाएगा। अब इस संधि के पश्चात मेगस्थनीज राजदूत के रूप में मौर्य दरबार में क्या होगा? आएगा, ठीक है, इस संधि के ही अकॉर्डिंगली। अब चंद्रगुप्त और उनकी जैन धर्म थोड़ा सा। चंद्रगुप्त जैन धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। उनके समय में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया जाएगा। अपने अंतिम दिनों में वह अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में
मतलब गद्दी को त्याग करके दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला, ये कहा मैसूर कर्नाटका में पड़ता है। वहां ये जो जैन संत होते हैं भद्रबाहु के साथ चले जाएंगे और इसी स्थान पर चंद्रबाहु ने संलेखना विधि से अन्न और भूख जल को त्याग करके मृत्यु को क्या कर लेंगे, स्वर्ग सिधार जाएंगे और अपने जीवन को ये वहीं समाप्त कर लेंगे। तो ये था चंद्रगुप्त के बारे में। देखो श्रवण बेलगोला जैनियों के एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, ठीक है। इसमें प्रसिद्ध जो जैन संत है जैसे बाहुबली, गोमतेश्वर की एक विशालकाय संगमरमर की प्रतिमा भी स्थापित है, जिसे मध्यकाल में चामुंडा राय ने बनवाया था। ये पूछा जाता है पीटी में। श्रवण बेलगोला में प्रत्येक 12 वर्ष में एक जैन संगीति महोत्सव का आयोजन किया जाता है और इसी को जिसे महामस्ताभिषेक कहा जाता है। 12 साल में, जैसे कि हिंदुओं में भी 12 साल आपको पता है, जैसे कि इलाहाबाद, कौन से वो 4 क्षेत्र हैं जहां 12 साल में हिंदुओं के एक प्रमुख पर्व के रूप में मनाया जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसका जो महामस्ताभिषेक मैंने बताया 12 साल में ये समिति का गठन, सॉरी, आयोजन महोत्सव का किया जाता है और इसका महत्व ठीक वैसे ही जैसे कि हिंदू धर्म में कुंभ का, ठीक है। तो हिंदू धर्म में जो कुंभ है वो कहाँ कहाँ 4 जगह होता है। चंद्रगुप्त के बारे में देखा। अब बिंदुसार, इनका टाइम पीरियड 297 से 273 बीसी। ग्रीक में इन्हें अमित्रोचेटस, ग्रीक जो लेखक हैं इनको अमित्रोचेटस कहते हैं। दक्षिण का विजेता माना जाता है। तक्षशिला में विद्रोह को ये दबाएंगे, विदेशी संबंध अच्छे रहते हैं, आजीवक अनुयायी ये होंगे। चलो पहले दक्षिण के विजेता से स्टार्ट करते हैं। तिब्बती लेखक लामा तारानाथ, तिब्बती लेखक है ये लामा तारानाथ, बिंदुसार को मौर्य शासक के दक्षिण हिस्सों का विजेता बतलाते हैं। इस आधार पर कुछ विद्वान दक्षिण विजेता विजयों का श्रेय भी बिंदुसार को ही देते हैं। तक्षशिला में विद्रोह होगा और बिंदुसार के ही समय तक्षशिला में विद्रोह की सूचना मिलती है, जिसे दबाने के लिए उसने पुत्रों यानी सुसीम अपने 2 पुत्रों और अशोक को भेजेंगे। इस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया जाता है, ठीक है। विदेशी संबंधों के बारे में बात करें तो बिंदुसार का बेहतर जो राजनयिक संबंधों के लिए जाना जाता है, जैसे कि मिस्र के शासक टॉलेमी फिलाडेल्फ के साथ बिंदुसार के अच्छे संबंध बताए जाते हैं। उन्हें सीरिया के शासक के साथ भी बिंदुसार के अच्छे संबंध थे। उसने समय पर सीरिया के शासक एंटियोकस और डायमेकस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र के मौर्य दरबार में क्या करेंगे, भेज देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ बिंदुसार ने सीरिया के शासक से 3 वस्तुएं और मांगेंगे, सूखी अंजीर, मीठी मदिरा और दार्शनिक। और तो 2 वस्तुएं सूखी अंजीर और मीठी मदिरा तो मिल जाएगी और दार्शनिक ने नहीं दिया गया, क्योंकि यूनानी कानून इसकी इजाजत नहीं देता था। इस वजह से दार्शनिक नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। अब ये आजीवक अनुयायी, जो बिंदुसार आजीवक धर्मानुयायी थे, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। उनके दरबार में आजीवकों को उच्च स्थान प्राप्त था, आजीवकों को इनके दरबार में उच्च स्थान प्राप्त। तो चलो अब भैया हम इनके बारे में देखा, अब अशोक के बारे में देखते हैं। अशोक का प्रारंभिक जीवन देखेंगे, कलिंग का युद्ध देखेंगे, अशोक के अभिलेख, अशोक का धम्म क्या है, विदेशी संबंध, और इसमें से जो रिक्त वाला जो समय है ये, और वास्तविक समय, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। प्रारंभिक जीवन चलो देखते हैं भैया। देखो बौद्ध परंपरा अशोक को उसके प्रारंभिक जीवन के लिए कालाशोक, चंडाशोक इस नाम से जानती है। क्यों, अभी बताऊंगा। कालाशोक और चंडाशोक, उन्हें अच्छा व्यक्ति नहीं माना जाता है, उन्हें इनिशियल फेज में, भले ही बाद में वो अशोक महान कहलाएंगे, लेकिन इनिशियल फेज में इन्हें अच्छा व्यक्ति नहीं कहा जाता। बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी, इसी वजह से चंडाशोक, चंडी काली जानते हो ना, कालाशोक ऐसे नाम दिए गया जाते हैं। यद्यपि ये थोड़ी सी एग्जैजरेटिंग है, ऐसा फील नहीं होता है। 99 भाइयों की अगर हत्या करके तो ये अतिशयोक्ति नहीं लगती है। और बाद में कई ऐसे ग्रंथ आएंगे कि इनके परिवार की अगर रेटिफिकेशन करते हैं कि इनका परिवार एग्जिस्ट करता था, तो फिर ये कहाँ अपने 99 भाइयों की हत्या कर पाएंगे। तो इसी वजह से ये अतिशयोक्ति है, ये एग्जैजरेटिंग डाटा है। इस डेटा पे बहुत भरोसा करने लायक नहीं है। इस डेटा पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हो।
अशोक को कुछ संघर्षों से गुजरना पड़ा होगा और जरूर इसमें से ऐसा प्रतीत होता है कि शासक बनने के समय कुछ ऐसे डिस्प्यूट हुए होंगे, कुछ लड़ाइयां और कुछ युद्ध हुए होंगे, लेकिन इसका मतलब तो कतई नहीं है कि 99 भाइयों की कोई हत्या कर देगा और उसका दिल भी नहीं पसीजेगा। तो ये कहना थोड़ी सी एग्जैजरेटिंग होगा और ये कहना थोड़ी सी मुश्किल होगा। अब देखो, राजतरंगिणी अशोक को प्रारंभिक जीवन में शिव का अनुयायी बताती है। तो कल्हण की राजतरंगिणी है, तो इन्हें शिव का अनुयायी बताती है और श्रीनगर जो कश्मीर के श्रीनगर का संस्थापक भी बताया जाता है। शासक बनने से पहले अशोक उज्जैनी के गवर्नर थे और तक्षशिला में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक इन्हें दबा दिया था और साथ में सुसीम और अशोक दोनों को भेजा गया। अशोक और कलिंग युद्ध के बारे में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अशोक के राज्याभिषेक के ठीक 8वें वर्ष 261 बीसी में कलिंग के साथ युद्ध होता है। युद्ध का परिणाम काफी डरावना, काफी भयानक और काफी दर्दनाक होता है। अशोक के 13वें बृहत शिलालेख से यह पता चलता है कि युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, लगभग 1 लाख ही लोग निर्वासित हुए और 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। ये बहुत बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है। ये मतलब एक तरीके से एक बहुत भयानक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध के बाद अशोक का अचानक हृदय परिवर्तन होगा। ये मार काट खून खराबे से और वो तलवार के द्वारा विजय को छोड़ देंगे। अब वो शांति के विजय की नीति अपनाएंगे और उसने युद्ध नीति को परित्याग करते हुए वो क्या करेंगे, शांति की नीति पे चलेंगे। इसीलिए उसने अभिलेख में कहा है कि अब भेरी घोष ना होकर के धम्म घोष होगा। अब युद्ध नहीं होगा, अब धम्म की नीति फॉलो करी जाएगी, अब भेरी घोष नहीं होगा। कलिंग पर प्रथम विजय महापद्मनंद ने किया, ना कि अशोक ने। ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। कलिंग का जो विजय का कारण है, मुख्य कारण आर्थिक माना जाता है। कलिंग संसाधनों से, जो संसाधन है वहां संसाधनों से भरा हुआ था और यह दक्षिण भारत जाने के मार्ग में पड़ता था, तो ये कई सारे बंदरगाह इस क्षेत्र में पड़ते थे, तो इस एरिया को जीतना जरूरी हो गया था उस टाइम के शासकों को। अब अशोक के अभिलेखों के बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूं। देखो, अशोक के अभिलेखों के बारे में बात करें तो अशोक इतिहास में बहुसंख्यक संख्या में अभिलेखों को जारी करने के लिए जाना जाता है। उसने जो उसके अभिलेख है आज के अफगानिस्तान से लेकर के कर्नाटक तक पाए जाते हैं। उसने अभिलेखों से उसके साम्राज्य विस्तार, घरेलू और विदेशी नीतियों की, उसके जीवन और उसके धर्म पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। अशोक के अभिलेख को 5 भागों में क्लासिफाई कर समझाया जाता है। अब जैसे देखते हैं, एक तो बृहत प्रकार के शिलालेख होंगे, एक लघु शिलालेख होंगे। अभिलेख के जो बृहत प्रकार के शिलालेख होंगे, ये बड़ी पहाड़ियों पर लिखे और गोदे जाएंगे, और जो ये वाले शिलालेख होंगे तो छोटी पहाड़ियों पर लिखे जाएंगे। बृहत जो स्तंभ लेख हैं, ये मैदानी इलाकों में स्तंभ बना करके लिखा जाएगा। लघु स्तंभ लेख है जैसे वैसी सेम है, और जो इसमें से कुछ पृथक लेख है जैसे कि धौली और जौनागढ़, ये उड़ीसा के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जौगढ़ और धौली का। चलो, अशोक के अभिलेखों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो कुछ फैक्ट है, कुछ तथ्य हैं, इन्हें देखेंगे। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, और अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है वो प्राकृत और यूनानी भाषा होती है, और साथ में अरामाइक भी। अशोक के अभिलेखों की जो लिपि है, ब्राह्मी, यूनानी, अरामाइक, जो कि अरामाइक ईरान से, और खरोष्टी। तो ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुकी है। अशोक ने अपने अभिलेखों में अधिकांशतः देवा नाम प्रिय, यानी देवताओं का प्रिय, देवा नाम प्रिय, अधिकतर जो उनके अभिलेख हैं यही नाम मिलता है, जैसे कि उपाधि धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं। उनका मूल नाम अशोक ज्यादातर मामलों में छोड़ दिया गया है, केवल 4 अभिलेखों से उनका मूल नाम अर्थात अशोक मिलता है, जो कि मास्की, नित्तूर, उदयगुलन और गुर्जरा एमपी में पड़ता है, और ये तीनों कर्नाटक में पड़ते हैं। नहीं इनका ओरिजिनल नाम अशोक मिलता है, नहीं ज्यादातर जगह देवा नाम प्रिय अर्थात देवों का प्रिय ये नाम मिलता है। ठीक है। अब अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया जाता है, लेकिन उसके अभिलेखों में कहीं भी इस बात की कोई चर्चा नहीं है, सच मिलती है।
अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि उसने राज्य के कुछ उच्च पदों पर जो नियुक्ति के मामलों में जनता के किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, और जो भी व्यक्ति कुशल, सोफिस्टिकेटेड और एबल लगता था उन्हीं को उनका नियुक्ति कर दी। वहीं विदेशी जैसे यमन तुसास और पश्चिमी प्रांत का गवर्नर होता था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर अपने उच्च पदों पे अगर गवर्नर के पद पे इस व्यक्ति को नियुक्त कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो एबिलिटी, योग्यता को क्या कर रहा है, वो योग्यता को श्रेय दे रहा है। वहीं स्त्रियों में जैसे इत्तेजाक महामात्र को भी उच्च पदों पे नियुक्त किया गया था। ठीक है। अब अशोक की भांति उत्तर मौर्यकालीन शासक दशरथ, इसके समकालीन और श्रीलंकाई शासक तिस ने भी देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण करी। तो ध्यान रखिएगा, जो ये दशरथ और देवा नाम सॉरी तिस शासक जो श्रीलंकाई शासक है, इनने भी देवा नाम प्रिय की उपाधि अशोक की तरह धारण करी। ठीक है, तो यहाँ तक आपने चीजों को देखा। उम्मीद करता हूं कि आज जो उत्तर वैदिक काल और मौर्य काल में, मौर्य काल हो गया समाप्त, हम अगला जो लेक्चर देखेंगे मौर्योत्तर काल, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर उसकी अभी समाप्त नहीं हो गया है, इसमें से बहुत कुछ बाकी है। इसकी सामाजिक स्थिति देखेंगे, इसके विदेशी संबंध देखेंगे। जरा यहाँ पे देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपसे बताया था जब हम मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे तो मॉडर्न पीरियड को पढ़ते वक्त मैं आपको एक चीज बताया था कि अभी तो हमने सिर्फ मौर्य शासकों के बारे में देखा है। राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, इन सारी चीजों के बारे में और मौर्योत्तर काल हम कल के लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक थैंक यू, फिर मिलते हैं जल्दी आपको।